साक्षी नहीं जानती थी कि यूं जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। हालांकि अपने क्षणिक आवेश का उसे भी बहुत दुख है, लेकिन अब तो बात उसके हाथ से जा चुकी है। वैसे भी विवाहित नंदों के तेवर सास से कम नहीं होते। फिर रिया तो इस घर की लाडली छोटी बेटी थी, सबके स्नेह की इकलौती अधिकारी। उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरा सी बात बहुत बड़ी बात। हाँ, जरा सी बात ही तो थी। क्या हुआ जो आवेश में रिया को एक थप्पड़ लग गया? उसे इतना तुल देने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मैंने किसी द्वेष में तो उसे थप्पड़ नहीं मारा था। मैं तो रिया को अपनी छोटी बहन मानती हूँ, लेकिन रिया लाख बहन जैसी हो बहन तो नहीं है ना, इसलिए तांडव मचा रखा है। साक्षी जितना सोचती उतना ही उलझ जाती। मामले को सुलझाने का कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। दूसरा कोई मसला होता तो साक्षी पति योगेश को अपनी बगल में खड़ा पाती, लेकिन यहाँ तो मामला उसकी अपनी छोटी बहन का है। रिया ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। अब तो योगेश भी उससे नाराज है। किस किस को मनाए, किस किस को सफाई दे, साक्षी समझ नहीं पा रही थी। हालांकि ननद पर हाथ उठाते ही साक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वह जली हुई ड्रेस बार बार उसे अपनी गलती नहीं मानने के लिए उकसा रही थी। दरअसल साक्षी को अपनी सहेली की शादी की सालगिरह पार्टी में जाना था। योगेश पहले ही तैयार होकर उसे देर करने का ताना मार रहा था। ऊपर से जिस ड्रेस को वो पहनने की सोच रही थी वह आयरन नहीं की हुई थी। छुट्टियों में मायके आई हुई ननद ने लाड़ दिखाते हुए भाभी की ड्रेस को आयरन करने की जिम्मेदारी ले ली। साक्षी ननद पर रीझती हुई बाथरूम में घुस गई। इधर नंदोई जी का फोन आ गया और उधर रिया बातों में डूब गई। बातों में व्यस्त रिया आयरन को ड्रेस पर से उठाना भूल गई, और जब साक्षी बाथरूम से निकली तो अपनी ड्रेस को जलते देखकर अपना होश खो बैठी। उसने ननद को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए गुस्से में उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन खतरे से अनजान रिया के अचानक मुंह घुमा लेने से साक्षी का हाथ उसके गाल पर लग गया, जिसे उसने थप्पड़ कहकर पूरे घर को सिर पर उठा लिया। देखते ही देखते घर में भूचाल आ गया। घर भर की लाडली बहू अचानक किसी खलनायिका से अप्रिय हो गई। मनुष्यत के साय में भी भला कभी रोमानियत खिली। प्रथा का पार्टी में जाना तो कैंसिल होना ही था। अब सास ननद तो रसोई में घुसने से रही, क्योंकि वह तो पीड़ित पक्ष थी। लिहाजा साक्षी को ही रात के खाने में जुटना पड़ा। खाने की मेज पर सबके मुंह चपातियों की तरफ फुले हुए थे। ननद ने खाने की तरफ देखना तो दूर, खाने की मेज पर आने तक से इनकार कर दिया। सास ने बहुत मनाया कि किसी तरह 2 कौर हलक से नीचे उतार ले, लेकिन रूठी हुई रानियां भी भला बनवास से कम मानी है कभी। रिया की जिद थी कि भाभी उससे माफी मांगे, सिर्फ दिखावे भर की नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से तर माफी। उधर साक्षी इसे अपनी गलती ही नहीं मान रही थी, तो माफी और पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि वह तो चाह रही थी कि रिया को उसकी कीमती ड्रेस जलाने का अफसोस करते हुए स्वयं उससे माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से एक घर में 2 महत्वाकांक्षाएं नहीं रह सकती, उसी तरह से यहाँ भी यह जरा सी बात अब प्रतिष्ठा का सवाल बनने लगी थी। रिया अब यहाँ एक पल रुकने को तैयार नहीं थी। वही सास को डर था कि बात समधियाने तक जाएगी तो बेकार ही धूल उड़ेगी। किसी तरह सास उसे मामला सुलटाने तक रुकने के लिए मना सकी। एक उम्मीद थी कि हो सकता है 2-3 दिन में साक्षी को अपने गलती का एहसास हो जाए। ससुर जी का कमरा और सास की अध्यक्षता, देर रात तक चारों की मीटिंग चलती रही। साक्षी इस मीटिंग से बहिष्कृत थी। अपने कमरे में विचारों में डूबी साक्षी के लिए पति को अपने पक्ष में करना कठिन नहीं था। पुरुष की नाराजगी भला होती ही कितनी देर तक है, कामनी स्त्री की पहल जितनी ही ना। एक रति शस्त्र में ही पुरुष घुटनों पर आ जाता है, लेकिन आज साक्षी इस अमोद बाण को चलाने के मूड में भी तो नहीं थी। वह भी देखना चाहती थी कि इस ससुर जी के कमरे में होने वाले मंथन से उसके हिस्से में क्या आता है। जानती थी कि हलाहल ही होगा, लेकिन बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थी। ढलती रात योगेश ने कमरे में प्रवेश किया। साक्षी जागते हुए भी सोने का नाटक करती रही। योगेश ने उसकी कमर के गिर्द घेरा डाल दिया। साक्षी ने कसमसा कर अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। साक्षी, तुम सुबह रिया से माफी मांग लेना। बड़ी मुश्किल से उसे इस बात के लिए राजी कर पाए हैं कि वह इस बात को यहीं खत्म कर दे। योगेश ने अपनी आवाज को यथासंभव धीरे रखा ताकि बात बेडरूम से बाहर ना जाए। उसका प्रस्ताव सुनते ही साक्षी के सीने में जलन होने लगी। बोली, योगेश, तुम भी ना, जिसने गलती की उसका पक्ष ले रहे हो। एक तो तुम्हारी उस नकचड़ी बहन ने मेरी इतनी कीमती ड्रेस
जला दी। ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं नाराजगी जाहिर करने का अपना अधिकार भी खो दूं, गिर जाऊं उसके पैरों में। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, किसी सूरत में भी नहीं। ड्रेस ही तो थी ना, जाने दो, मैं वैसी 5 नहीं ला दूंगा। तुम प्लीज उससे माफी मांग लो। योगेश ने फिर खुशामद की, मगर साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया और पीठ फेर कर सो गई, जो उसके स्पष्ट इनकार का घोतक था। योगेश ने उसे मजबूती बांह से पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ फेरा। साक्षी को उसकी यह हरकत बहुत ही नागवार लगी। एक थप्पड़ ही तो मारा था ना, वो भी उसकी गलती पर। यदि वह तुम्हारी बहन न होकर मेरी बहन होती तब भी क्या ऐसे ही बवाल मचता? नहीं ना, बात आई गई हो जाती। तुम भाई बहन कभी आपस में नहीं लड़े क्या? क्या तुमने या तुम्हारी माँ पापा ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया? फिर आज ये महाभारत क्यों छिड़ गई? साक्षी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। योगेश ने बात आगे ना बढ़ाना ही उचित समझा। उस रात शायद घर का कोई भी सदस्य नहीं सोया होगा। सब अपने अपने मन को मथ रहे थे, विचारों की झड़ी लगी थी। रिया अपनी माँ के आंचल को भिगो रही थी तो साक्षी तकिए को। सुबह साक्षी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबको चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुआ। रिया और सास ने तो कप को छुआ तक नहीं, बस घूरती रहीं। हर कोई बातचीत शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई, तुम किसे ज्यादा प्यार करते हो, मुझे या अपनी बीवी को? अचानक रिया का अटपटा प्रश्न सुनकर योगेश चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कड़नी काट ली, पिता ने अपना सिर अखबार में घुसा लिया। साक्षी की निगाहें भी योगेश के चेहरे पर टिक गई। यह कैसा बेतुका प्रश्न है? योगेश ने धर्म संकट से बचना चाहा, लेकिन यह इतना आसान कहाँ था। अटपटा चटपटा मैं नहीं जानती। आप जवाब दो कि यदि आपको बहन और बीवी में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? रिया ने उसे रणछोड़ नहीं बनने दिया। योगेश ने देखा कि साक्षी बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए ही बाथरूम में घुस गई। उसने राहत की सांस ली। वह रिया की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। योगेश ने स्नेह से बहन के गले में अपना हाथ डाला, धीरे से गुनगुनाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। दृश्य देखकर माँ मुस्कुराई। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रिया को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। भाई, यदि आप मुझसे सच प्यार करते हो तो भाभी को तलाक दे दो, रिया ने भाई के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। उसकी आंखें झर रही थीं। बहन की बात सुनते ही योगेश को सांप सूंघ गया। उसने रिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। यह क्या कह रही हो तुम? जरा सी बात पर इतना बड़ा फैसला? तलाक का मतलब जानती हो ना? एक बार फिर से सोच कर देखो। मेरे ख्याल से साक्षी की गलती इतनी बड़ी तो नहीं है जितनी बड़ी तुम सजा तय कर रही हो। योगेश ने रिया को समझाने की कोशिश की। फिर अपने बातों के समर्थन में उसने माँ पापा की तरफ देखा, लेकिन माँ ने अनसुना कर दिया और पापा तो पहले से ही अखबार में घुसे हुए थे। योगेश निराश हो गया। जरा सी बात, क्या बहन के स्वाभिमान पर चोट भाई के लिए जरा सी बात हो सकती है? हम बहनें इसी दिन के लिए राखियां बांधती हैं क्या? रिया ने गुस्से से कहा। रिया ठीक ही तो कहती है। वो 2 साल की ब्याही लड़की तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यारी हो गई। आज उसने रिया से माफी मांगने से मना किया है, कल को सास ससुर की इज्जत को भी फूंक मार देगी। बहन भाई की बहस को नतीजे पर पहुंचाने की मंशा से मां बोली। मनरेगा में बरसात से पहले ही नदी नालों पर बांध बनवाए जा रहे हैं ताकि तबाही होने से रोकी जा सके। सरकार का यह फैसला प्रशंसनीय है, पापा ने अखबार की खबर पढ़कर सुनाई। योगेश समझ गया कि इनका पलड़ा भी बेटी के तरफ ही झुका हुआ है। योगेश सोच रहा था कि इस बार बहन के प्यार को रिश्ते के पलड़े पर रखकर मकान पर उसके हिस्से वाले आधे भाग को भी अपने नाम करवा लेगा, लेकिन यहाँ तो खुद उसका प्यार ही पलड़े पर रखा जा रहा है। साक्षी को थप्पड़ उसके मुसबों की लिखावट पर पानी फेर रहा है। उसने साक्षी को शीशे में उतारना तय कर लिया। वह इस जरा सी बात के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। फिर वैसे भी यदि वह नुकसान में होगा तो साक्षी भी कहाँ फायदे में रहेगी। रिया दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। सबने कोशिश करके देख ली, लेकिन वह तो साक्षी को तलाक देने की बात पर अड़ ही गई। हालांकि सबको उसकी यह जिद बचकानी ही लग रही थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं यह भय भी सिर पर उठ रहा था कि इस बार की जीत कहीं साक्षी के सिर पर सींग ना उगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटे बड़े का लिहाज ही बिसरा दे। झाड़ियों को बेतरतीब होने से पहले ही कतर देना ठीक रहता है, इसलिए साक्षी को एक सबक सिखाने के पक्ष में तो सभी थे। साक्षी सुनो ना, रात को सोने से पहले योगेश ने स्वर पर चाशनी चढ़ाई। साक्षी ने सिर्फ आंखों से पूछा, क्या है? रिया को सॉरी बोल भी दो ना, उसको नादान समझकर। जरा सोचो, यदि यह बात उसके ससुराल चली गई तो वह लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे?
खासकर तुम्हारे बारे में। तुम जानती हो ना कि रिया के ससुर जी तुम्हें कितना मान देते हैं। साक्षी ने निशाना साध कर चोट की। निशाना लगा भी सही जगह पर हार अधिक दमदार न होने के कारण अपने लक्ष्य का वेध नहीं सका। इसे बाल हट नहीं, इसे तिरिया हट कहते हैं। साक्षी ने ननद पर व्यंग्य कसते हुए पति के कमजोर ज्ञान पर तीर चला दिया। योगेश को पत्नी की यह बात खली तो बहुत, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए उसने इसे खुशी खुशी सह लिया। अरे हाँ, तुम तो साहित्य में मास्टर हो। वह कहावत सुनी ही होगी कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ लो कि आज अपनी जरूरत है और हमें रिया को बनाना है। योगेश ने आवेश में साक्षी के हाथ पकड़ लिए। कहावत के अनुसार उसमें रिया के पात्र की कल्पना करके अन्यायस प्रथा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। योगेश को लगा मानो अब उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हों। उसने साक्षी को सारी बात बताते हुए उसने अपनी योजना के बारे में बताया। रूठे हुए पति पत्नी के मिलन के बीच एक प्यार भरी मुनहार की तो दूरी होती है। अभिसार के एक इसरार के साथ ही यह दूरी खत्म हो गई। शक्कर के दूध में घुलते ही उसका मिठास कई गुना बढ़ जाता है। अगली सुबह साक्षी को सबको गुनगुनाते हुए चाय बनाते देखा तो इस परिवर्तन पर किसी को यकीन नहीं हुआ। योगेश अवश्य राज भरी पुलक के साथ मेज पर हाथों से तबला बजा रहा था। माँ पापा उठकर कमरे से बाहर आ चुके थे। रिया अभी भी अपने रूम में ही थी। साक्षी ने 3 कप चाय बाहर रखे और 2 कप कॉफी लेकर रिया को उठाने चल दी। माँ पापा की आंखें लगातार उसका पीछा कर रही थी। आई एम सॉरी रिया, मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। साक्षी ने बिस्तर में गुमसुम बैठी ननद के पास बैठते हुए कहा। रिया को सुबह सुबह इस माफीनामे की उम्मीद नहीं थी। वह अचकचा गई। कल तक मैं इसे जरा सी बात ही समझ रही थी और तुम्हारी जिद को तुम्हारा बचपना, लेकिन कल रात मुझे एहसास हुआ। तब से तुम्हारे दर्द को बहुत नज़दीकी से महसूस कर पा रही हूँ। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि एक स्त्री होकर मैं तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाई। मैं सचमुच तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, दिल से। रिया ने देखा साक्षी की पलकें सचमुच नम थी। उसने एक पल सोचा और फिर भाभी के गले में बाहें डाल दी। योगेश खुश था कि वो अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब हुआ। माँ पापा खुश थे क्योंकि बेटी भी खुश थी, क्योंकि एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के स्वाभिमान को पोषित किया था। घर में खुशी का माहौल छा गया। योगेश अपनी पूरी फैमिली को कहीं बाहर घुमाने ले गया और रिया और साक्षी भी बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।